नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन यूँ तो डेवलपमेंट्स पॉलिटिकल बहुत हैं, आज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। हमने देखा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने सवाबी में एक बहुत बड़ा जलसा किया और बड़ी मानाखेज़ बातें उन्होंने वहाँ पे की। लेकिन पॉलिटिकल एतबार से जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो अब से चंद घंटे पहले की वो डेवलपमेंट है जहाँ ये खबर गर्दिश कर रही है कि जब खालिद मकबूल सदीकी साहब ने, जो कन्वीनर हैं MQM पाकिस्तान के, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की तो उस वक़्त ये भी उन्होंने कहा कि MQM पेट्रोल डीजल की प्राइसेस के में बढ़ाए जाने की भी मुखालफत करती है और MQM ये समझती है कि अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म होनी है वो तो चंद हफ्तों में हो सकती हैं और हम एक आम इंतखाबात की तरफ हमें जल्दी चले जाना चाहिए। इसकी ऑफिशियली तौर पर तस्दीक तो नहीं हुई, लेकिन इस चीज़ को पाकिस्तान के मीडिया ने और पाकिस्तान के तमाम सियासी समाजी हलकों ने इसे कबूल भी कर लिया और ये आम अब समझा जा रहा है कि पाकिस्तान शायद बहुत जल्दी एक इंटरम या टेक्नोक्रेटिक सेटअप की तरफ जा सकता है। इसमें तो हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन MQM के सीनियर रहनुमा जनाब फैसल सब्जवारी साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। फैसल सब्जवारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फैसल साहब, इस वक्त पोजीशन MQM की है क्या? जो खालिद मकबूल सदीकी साहब की मुलाकात हुई उसमें, उसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? देखिए, दो मुख्तलिफ मीटिंग्स हैं जो खलत मलत कर दी हैं हमारे मीडिया ने। एक हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ और उसके बाद दोपहर में जो इस्लामाबाद के सहाफ़ी हजरात हैं उनके साथ एक दोहराने पे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। ठीक हो गया। वज़ीर आज़म साहब से जो गुफ्तगू हुई वहाँ दो बातें बहरहाल ज़ेर बहस आई। एक तो हमारा मुस्लिम लीग नून के साथ भी जो माहिदा है उसमें नुक्ता अव्वल ये है कि नई मरदमशुमारी जो कि इंतहाई मुनसिफाना हो, जिसके नताइज सबको काबिल हो, उसको फिलफौर होना लाजमी है। आपके इल्म में है कि हमारा तहरीक इंसाफ से भी यही मुआहिदा था। बिल्कुल सही। और हमारी वजह से ही पाकिस्तान की तारीख में पहली बार महज 5 बरसों के अरसे में नई मरदमशुमारी का एक ऐलान किया गया और उस पर काम भी शुरू हो चुका है। तो नई मरदमशुमारी और उसके नतीजे में मुनसिफाना हल्का बंदियां हों तो ही इंतखाबात की जानिब जाया जाए। और आपको ये भी याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मेडन स्पीच में मुंतखब होने के बाद MQM के न सिर्फ इस मुतालबे को एक्नॉलेज किया था बल्कि अपना रिजॉल्व भी शो किया था। दूसरी बात, जहां तक पेट्रोल प्राइसेस की है, देखिए मुल्क जिस वक्त जिस माशी बहरान में है जो कि यकीनन इन 4 हफ्तों का पैदा करदा नहीं है और सिर्फ वो पिछले 3.5 साल का भी नहीं बल्कि हमारे मसाइल चले आ रहे हैं, 22वां IMF प्रोग्राम हमारा चल रहा है। तो बहरहाल अब हम जिस टाइट कॉर्नर में उससे निकलने की सबको सियासत से ऊपर उठ के कोशिश करनी चाहिए। तो हम जब ये कहते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ाना अगर नागुज़ीर है तो साथ ही साथ जो पहली काबीना का इजलास था शहबाज शरीफ साहब की, जी। उसमें मैंने ही MQM का मौक़िफ़ बहुत वाशिगाफ अल्फाज में, जो कि मिनटेड है, ये कहा था कि जनाब जो लैंड क्रूजर और दीगर चलाने हैं उसको क्यों पेट्रोल की सबसे, लेकिन जो रहे हैं जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर करते हैं उनको वो सब्सिडी जानी चाहिए। उसके लिए कोई टारगेटेड सब्सिडी का मैकेनिज्म, ठीक है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम या NCOC का जो डेटा है उसके तहत हमें। और दूसरी चीज हमने कही थी फूड इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है, कि हमें राशनिंग करनी चाहिए शक्कर की, आटे की, सारी चीजों की। यही बातें वज़ीर आज़म साहब से की। जब सहाफियों से गुफ्तगू हुई है तो उसमें भी खालिद भाई ने इन्हीं नकात के ऊपर बात की है, लेकिन वो शायद पिक एंड चूज हुआ है। ठीक है, हम बहुत क्लियर हैं कि नई मरदमशुमारी के बगैर तो। अच्छा, बस इसी पे एक सवाल मेरा आपसे ये है कि इससे तो हम आपके इस मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद करते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने कमीशन हमेशा की है और बहुत से और लोगों ने भी मीडिया में कहा कि कराची का जो सेंसस के जो नताइज हमारे सामने आए थे वो नाकाबिले यकीन है कि कराची की आबादी लाहौर से भला कैसे छोटी हो सकती है। लेकिन चूँकि मेन मसला मरदमशुमारी का कराची में ही, आप क्या समझते हैं कि अगर वाकई एक डिटर्मिनेशन हो और कोई ऑप्टिक्स ना हो, खेला ना जाए इस चीज़ के साथ, तो कितनी जल्दी हम कराची की मरदमशुमारी कर सकते हैं, कराची हैदराबाद? हम मेरे ख्याल में ये तो गुंजाइश कि सिर्फ 2 शहरों की मरदमशुमारी हो बाकी की ना हो, ये मेरे इल्म में नहीं है कि गुंजाइश मौजूद है या नहीं है। ये मेरे इल्म में मौजूद है कि मुश्तरका मफादात की काउंसिल में जब सूबे सिंध का इख्तिलाफी नोट आया था तो उसको पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में मुस्तरद करते हुए नई मरदमशुमारी की हुकूमत को, उस वक्त की हुकूमत को पूरा इख्तियार दे दिया था और उस पर काम शुरू हो चुका है। जहाँ तक ये बात है कि कितनी जल्दी, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप टेक्नोलॉजी के जरिए, आपको पता है कि कई ममालिक में तो कर्फ्यू लगा के मरदमशुमारी, बिल्कुल सही, ताकि जो जहाँ पर है उसको गिन दिया जाए। हमारा भी उसूलन यही मानना है कि उसको डिफैक्टो बुनियाद के ऊपर, डिजोरे बुनियाद के ऊपर रहना चाहिए। लेकिन ये सारी की सारी चीजें ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को सामने रखते हुए अगर तमाम वसाइल मुहैया कर दिए जाएं और अपराधी कुव्वत
तो ये हफ्तों का काम है, हफ्तों तो महीनों का, सालों का काम नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं फैसल सरदारी, हम आपके मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद करते हैं। कराची हैदराबाद की जो सेंसस हुआ था 2017 का, उसके नताइज पे किसी भी पाकिस्तान में बिलीव नहीं किया। एमक्यूएम का मौक़िफ़, एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल सही है। फैसल सरदारी जो एमक्यूएम के अहम रहनुमा है, हमें बता रहे थे कि ये सिंगल इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमक्यूएम के पॉलिटिकल स्टैंड के अंदर। फैसल सरदारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आगे चलता हूँ, इससे पहले कि मैं अपने पॉलिटिकल टॉपिक की तरफ आऊँ, आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उस हवाले से बताऊँ डेवलपमेंट्स के। एक छोटा सा पब्लिक इंटरेस्ट मैसेज भी मुझे देना है पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कॉर्पोरेशंस को और जो डेवलपमेंट बॉडीज हैं। आप ये देख रहे हैं मेरा हाथ जो है, इस पर बड़ा सीरियस कट लगा जब इस्लामाबाद की एक बड़ी प्रेस्टिजियस बिजनेस प्लेस के अंदर, इसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, वहाँ पर दरवाज़ा जो था शीशे का वो टूटा ब्लास्ट करके, और उसका बड़े बड़े टुकड़े हो गए, और वो उन्होंने मेरा हाथ काट दिया, और बड़ी मुश्किल से, अब मुझे लग रहा था कि मेरी उंगली बोन तक कट गई है और शायद जो है इसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ने बड़ा शुक्र किया, मौला करम ने, कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बड़े अजियत में मैंने कई घंटे गुजारे और बहुत परेशानी में भी मेरे पूरे ख़ानदान ने वक्त गुजारा। उसके बाद मुझे बहुत से लोगों ने जब कॉन्टेक्ट किया तो मुझे पता चला कि जिसको शटर प्रूफ ग्लास कहते हैं, दुनिया भर में जो कमर्शियल रिक्वायरमेंट होती है और जो सीडीए ने भी शायद प्रेस्क्राइब कर रखी है लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, सीडीए के लिए, एलडीए के लिए, डीएचए के लिए, बहरिया टाउन जो पाकिस्तान के लीडिंग हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो प्रेस्क्राइब भी करें और इंप्लीमेंट भी करें कमर्शियल प्लेसेस पे जहाँ बड़े बड़े शीशे लगते हैं कदावर, कि वो शटर प्रूफ ग्लास होना चाहिए। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। उसकी एक एग्जांपल कार का शीशा है, लेकिन वो महंगा शटर प्रूफ होता है। दुकानों के अंदर कमर्शियल जगहों पे जहाँ 6-6, 8-8 फुट का शीशा होता है, अगर वो शटर प्रूफ होगा, उसके ऊपर एक थिन फिल्म होती है, जब वो टूटता है, हवा के झक्कड़ से टूटे, झटके से टूटे, जोर से खुलने से टूटे या जल्जले से टूटे, तो वो उसकी छोटी छोटी किरचियाँ वहीं रहती हैं कार की शीशे की तरह, वो लोगों को जख्मी नहीं कर सकती, वरना इससे अमवात हो सकती हैं, बॉडी पार्ट्स जो हैं वो कट सकते हैं। तो प्रिंसिपली सीडीए से बेहतर तो पाकिस्तान में सीडीए, डीएचए और बहरियाज, ये तो मेरे जहन में सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की डेवलपमेंट सोसाइटीज़ हैं, और मैं समझता हूँ कम अज़ कम मेरा ये मैसेज और पैगाम जो है ये उन तक पहुँचेगा, और मैं इसे ट्विटर और सोशल मीडिया पे भी हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। अब आते हैं हम पाकिस्तान की सियासत की तरफ। आपने सुना फैसल सरदारी साहब का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़, आपने सुना कि कैसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो ये समझती है कि सेंसस उनकी मेन रिक्वायरमेंट है, और ये सेंसस जो है आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में चंद हफ्तों के अंदर मैक्सिमम कंप्लीट हो सकता है। इसके लिए कोई महीनों की ज़रूरत नहीं। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि सेंसस अगर होगा तो जनवरी तक मुकम्मल नहीं होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगी और उसके लिए हमें मई 2023 तक जाना पड़ेगा। आज एमक्यूएम की जो प्रेस टॉक है और जो ज़राए से खबर आ रही है, उसके बाद एक आम तासुर यह है कि हम बहुत जल्दी एक इंटरम सेटअप या टेक्नोक्रेटिक सेटअप की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने जो ये माना कि हम जा तो रहे हैं कि इंटरम सेटअप की तरफ, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें टेक्नोक्रेटिक सेटअप नहीं चाहिए, हमें जल्द अज जल्द इंतखाबात चाहिए। सुने क्या कहा फवाद चौधरी साहब ने। 963 पॉइंट्स अब तक जो है वो स्टॉक मार्केट डाउन है, डॉलर जो है वो 193 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। एक एफर्ट की जा रही है पाकिस्तान को दिवालिया करने की। इस वक्त आपने मईशत की चोलें हिला दी। मेरी नज़र में तजर्बा काफ़ी हो गया, जो तजर्बा पाकिस्तान में किया गया है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ को उनकी काबीना समेत घर भेजने की ज़रूरत है। आप 48 घंटों में इस हुकूमत को घर जाना चाहिए और नए इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए। कोई हमें टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वगैरह नहीं चाहिए, और पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो मईशत की तबाही है ये बुनियादी तौर के ऊपर सियासी बहरान से इसका जन्म हुआ है। सियासी बहरान ख़त्म करें ताकि मुआशी बहरान ख़त्म हो। ये भी आपने सुन लिया कि तहरीक इंसाफ ने बड़ा क्लियर पोजीशन ले ली है कि उन्हें एक इंटरम सेटअप चाहिए, उनको अर्ली इंतखाबात चाहिए, उन्हें कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप नहीं चाहिए। सुनने में आ रहा है कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जनाब डॉक्टर हफीज़ शेख साहब भी इस्लामाबाद में देखे गए, मुलाकातें कर रहे थे। वो एक बार फिर अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं ताकि एक इंटरम सेटअप या टेक्नोक्रेटिक सेटअप में IMF के साथ जो मायदा इंक होगा, जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, शायद वो कर सकेंगे। यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, एकेडमिक भी हैं, कानून के हवाले से पढ़ाते भी हैं। रफीक रजवाना साहब PMLN के सीनियर रहनुमा, गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, हम एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड कमेंटेटर जनाब अख्तर काज़मी साहब भी मुझे ज्वाइन कर सकेंगे एक वीडियो लिंक के जरिए। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। अगर सेनेटर साहब से मैं बात का आगाज़ कर सकूँ, सर साहब ये जो मौक़िफ़ आपका तहरीक इंसाफ का सामने आया कि हमें इंटरम सेटअप तो चाहिए लेकिन हमें टेक्नोक्रेटिक सेटअप नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका फ़र्क क्या है आवाम के लिए? लेकिन जी वो टेक्नोक्रेटिक सेटअप का एक तस्वुर जो माजी में रहा है, अभी वो क्या है? मुझे लगता नहीं है कि वैसे वो इम्प्लीमेंट एज सच हुआ है, लेकिन वो ये होता है कि जी वो आते हैं वो टेक्नोक्रेटिक और वो किसी ज़रा थोड़ी सी खैर मुयना किस्म की मुद्दत, वो तो इशू उसकी मुद्दत का है।
लेकिन शुमदत का है, यानी वो 6 महीने बैठ सकते। हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल जी। मैं लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात अर्ज कर दूँ, आपने भी कही थी, वो ये कि आप एक पब्लिक इंटरेस्ट मैसेज वो शैटर प्रूफ, अल्लाह ताला आपको सेहतियाब करे जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्लाह का बड़ा लुत्फ़ करम है कि आप बच गए, मतलब सीरियस इंजरी नहीं हुई, ये सुपरफिशियल इंजरी नहीं सर हुई, लेकिन ब्लड वेसल्स नहीं कटी, वरना कट जाती तो फिर तो मसला ही कुछ और हो जाता जी। तो मेरा पब्लिक इंटरेस्ट मैसेज जो है अपनी तरफ से भी, अपनी पार्टी की तरफ से हुई है, ये फौरी इंतखाबात, ये अच्छा पब्लिक मैसेज नहीं, ये तो पॉलिटिकल वाकई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं, पॉलिटिकल वो तो मेरे तरफ से आता हुआ पॉलिटिकली सही, ठीक है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट का ये मैसेज, बल्कि आज मैं क्योंकि इस्लामाबाद आ रहा था, मोटरवे पे था, अखबारात देख रहा था आज के, आप देखें, आई मीन हंसी आती है जरीदों में देख के, क्या लोग लिख रहे हैं, ये जरीदों में लिख रहे हैं लोग, मतलब आपके कॉलीग भी आ रहे हैं या दूसरे चैनल पे, नुसरत जावेद साहब, वो क्या कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो अपने ज़माने में कभी स्पीड की वजह से मशहूर हुआ करते थे, लिखते हैं कि वजारत उज़्मा संभाली है तो इनके रिंग पिस्टन जंग आलूद महसूस होना शुरू हो गए हैं। अब इस तरह की लोग चीज़ें लिख रहे हैं कॉलम में। लंदन गए हैं तो जी उन्होंने वैसे तो हलफ लिया हुआ है कि वो सीक्रेसी रखेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के मुंह लटके हुए हैं। तो ये इस तरह की जब सिलसिला जो है वो चल रहा है, और वो आपके सवाल का तो जवाब मैंने दे दिया कि टेक्नोक्रेटिक सेटअप का ये मतलब है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कोई आया है जो कि ये कि जी, और उसकी तहरीक साहब मुखालफत करती है, उसकी हम जो है वो मुखालफत। अच्छा, रफीक रजवाना साहब की तरफ आए फौरी इंतखाबात, पब्लिक इंटरेस्ट मैसेज के अलावा पॉलिटिकल, मतलब 90 दिन में अगर जी आईनी तकाजा ये है कि 90 दिन के अंदर पाकिस्तान में एक आम इंतखाबात जो है होने चाहिए। उससे पहले ज़रा एमक्यूएम का भी एक मुतालबा है कि कराची हैदराबाद के अंदर एक फ्रेश सेंसस भी होना चाहिए। रफीक रजवाना साहब, आप PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, इंसाइडर हैं, गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, आप हमें क्या बताएंगे कि एक बहुत ही बढ़ता हुआ तासुर है, खुद PMLN के जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं, की लीडर्स हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं टेलीविजन के ऊपर, उससे ये एहसास होता है कि PMLN की जो एक लीडरशिप है वो महसूस करती है कि हमें एक अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल में, एक मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर एक ऐसी मखलूत हुकूमत में हमें फंसा दिया गया है जहां हम फैसले तेजी से जो करने हैं वो हम कर भी नहीं सकते और हमें उसके लिए कंसेंसस भी नहीं। जहाँ तक आपने ये बात की कि हमारी पार्टी के सीनियर रहनुमा या वो जरा कुछ बयान दे रहे हैं, मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। मुश्किल हालात में भी फाइट करना, मुश्किल हालात का मुकाबला करना, मुल्क को इस क्राइसिस से निकालना तो वो भी जिसके जिम्मे ये काम आया है उन्होंने करना है। मगर जो फोर्सेस बाहर बैठी हैं, अगर वो इतना हिजान पैदा कर दें, इतना क्राइसिस पैदा कर दें कि स्मूथ वर्किंग जो है वो मुतासर होने लग जाए, तो मेरा ख्याल है फिर उनको भी सोचना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के 70% वोट लेने वाली जमातें एक तरफ पार्लियामेंट में बैठी हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली एक अदम एतमाद हुआ, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है प्राइम मिनिस्टर को, उसी की दूसरी शिक के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी होता है और हो गया। अब बात यह है कि ये गवर्नमेंट है, जल्दी इलेक्शन, इस पर तो कोई दो राय नहीं है, मगर बात यह है कि जल्दी इलेक्शन में, अभी आपने MQM की सब्जवारी साहब की गुफ्तगू भी सुनवाई और अदरवाइज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी हैं। अब बात यह है कि एक मुतालबा है PTI का, इमरान खान साहब का, और एक सिचुएशन है जो इस वक्त एलाइज की गवर्नमेंट है वो बैठे हैं और वो फेस कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ PTI के मुतालबे में ही ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए, तहलील हो जाए? अभी एक मोअज़्ज़ज़ साबिक़ वज़ीर मेरे दोस्त हैं, उनका आप एक बयान सुनवा रहे थे, तो फिर मतलब तो ये हुआ कि एक पार्टी जो मैदान में चली गई, जिसने हिजान पैदा कर दिया, उसी की डिक्टेशन पे चले। उसके मैरिड डीमैरिड किसने क्या किया अपने दौर में, अब 4 हफ्तों में लोग क्या तवक्को कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे काबिल बहस है। हमने देखना है पाकिस्तान की लार्जर इंटरेस्ट में। आज आप इंतखाबात कराते हैं, इंटरम सेटअप आप 3 महीने के लिए बनाएंगे। 90 डेज का इलेक्शन तो तब होता है जब एक हुकूमत का वक्त पूरा हो जाए और उसके बाद 90 डेज जो इंटरम गवर्नमेंट होती है वो उसको मुल्क को चलाती है, डे टू डे अफेयर करती है। फिर उसमें बड़ी चीज़ें जो हैं वो बड़े मुआहदे या IMF जैसे इशू, उन पर जो है ना वो इंटरम गवर्नमेंट के लिए बहुत से मसाइल होते हैं और दुनिया भी उनके साथ गुफ्तगू करने के लिए
तैयार नहीं होते, उनको पता होता है ये आर्जी इंतज़ाम है। इस वक्त सब पार्टियों को बशमूल हमारे एलाइज के, पीटीआई के, पाकिस्तान की इंटरेस्ट को देखना चाहिए, ना कि अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को देख के। और एक जमात का मुतालबा है कि जल्दी इंतखाब कराए जाए और इतने दिनों में फलां घर चला जाए और फलां घर चला जाए। लेट्स वेट, अच्छा, और उसके मुताबिक आराम से काम करने दें। जी रजवाना साहब, इसमें बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया। बड़े काउंटर क्वेश्चंस भी मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी इससे पहले कि वो आपकी तरफ से अतर काज़मी साहब को इसमें लाना चाहता हूं। अतर काज़मी साहब, आपने शायद जी बहुत शुक्रिया रजवाना साहब, मेरे साथ रहिए। अतर काज़मी साहब, आपने यकीनी तौर पे वो दो बड़े अहम इंटरव्यू के टुकड़े देखे होंगे जो ट्विटर के ऊपर चल रहे हैं, जो शहजाद इकबाल साहब ने बड़े ताबड़तोड़ क्वेश्चन पूछे, बड़े तीखे क्वेश्चन। आई कंग्रेचुलेट शहजाद इकबाल फॉर आस्किंग दोस क्वेश्चन, जहां उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब से और उन्होंने जनाब एहसन इकबाल साहब से क्वेश्चंस पूछे हुकूमत की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के हवाले से कि हुकूमत ने कंटिन्यू करना है या हुकूमत अपने आप को जल्दी एक इंतखाबात की। तो आपने देखा कि वहाँ पर ऐसा लगा, खासकर कि राना सनाउल्लाह साहब ज़्यादा वोकल थे। एहसन इकबाल साहब ने एहतियात की, लेकिन मतलब उनका भी वही था। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम अकेले जो है ये कोई अदम एतमाद नहीं लेके आए, हमारे साथ और भी बहुत से प्लेयर्स थे, और इसका सारा जो मलबा है इस मईशत का और ये जो पॉलिटिकल चैलेंज है, ये अकेले PMLN को उठाना नहीं चाहिए, असूल के खिलाफ है। अगर बाकी लोग जो हैं वो इसका नहीं लेते इसका प्रेशर, तो फिर तो अगली इंतखाबात की तरफ एक तरह से उन्होंने कहा कि जाना पड़ेगा। और आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM और मौलाना, ये तीनों जो हैं मुश्किल फैसलों का वजन नहीं उठाना चाह रहे, और PMLN भी जो है पेट्रोल डीजल की प्राइसेस में इजाफा नहीं करना चाह रही। तो आपको क्या समझ आ रही? देखिए, इतना बड़ा सियासी इत्तेहाद है, उसकी हुकूमत है, अगर इनके पास 70% अवाम का मैंडेट है तो फिर तो ये बड़ी आसानी से मुश्किल फैसले ले सकते हैं। मसला ये है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया, ऑल्दो के जिक्र होता है कि आइन के मुताबिक हुआ, जमहूरियत के मुताबिक हुआ, लेकिन उसका आइन और जमहूरियत से उतना ही ताल्लुक है जितना पाकिस्तान में खुले हुए यूनानी दुआ खानों का यूनान से ताल्लुक है। ये सबको नजर आया कि किस तरीके से सिंध हाउस के अंदर क्या हुआ, किस तरीके से प्लेयर्स को इकट्ठा किया गया, और यही वजह है कि हुकूमत के अंदर भी जो प्लेयर्स हैं वो ये समझते हैं कि हमारी उतनी लेजिटिमेसी नहीं है। माजी के अंदर हमने देखा कि मियां साहब के खिलाफ भी धरना दिया खान साहब ने, लेकिन वो हुकूमत वोट लेके आई थी। ये हुकूमत रातों को बनाई गई, ये हुकूमत बंद कमरों के अंदर बनाई गई। तो इसी वजह से ये कोई बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पे जो शहबाज शरीफ साहब की अपनी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, जो पंजाब में कहा जाता था कि वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अगेन एक परसेप्शन क्रिएट किया गया पंजाब में। आप कोई भी एक ऐसा महकमा बता दें जो शहबाज शरीफ साहब अच्छी हालत में छोड़ के गए थे, बुजदार साहब ने आके खराब कर दिया हो। पुलिस, सेहत, कोई भी महकमा हो, ये एक परसेप्शन मीडिया के अंदर क्रिएट की गई कि उनकी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, लेकिन कितनी क्वालिटीज हैं वो भी आपने देख लिया कि एक महीने की हुकूमत के अंदर 4 दिन वो लंदन भी रह के आ गए, लेकिन फिर भी वो फैसले नहीं कर पा रहे। और इसमें आखिरी बात जो मैं ऐड करूंगा कि सबसे बड़ा चैलेंज मुस्लिम लीग नून के लिए है, इसलिए कि वो अभी भी एक बड़ी जमात है, वो ये समझते हैं कि वो सीरियस कंटेंडर हैं अगले इंतखाबात में, तो उनके वोट बैंक को ज्यादा नुकसान पड़े होगा अगर ये चीजें इसी तरह लिंगर ऑन होती रही। इसी तरह अगर चीज़ें लिंगर ऑन होती रहेंगी, और ये काम तासुर है PMLN की सेकेंडरी लीडरशिप जो ऑफ द रिकॉर्ड कहती है कि जरदारी साहब अपने पत्ते इस तरह से खेल रहे हैं जिसका फ़ायदा जरदारी साहब को तो हो सकता है, लेकिन PMLN को इसका सियासी तौर पर हर 1 घंटे के बाद नुकसान हो रहा है। यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस इंतहाई अहम डिस्कशन को, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स का दिन है, इसको आगे बढ़ाते हैं, सवाबी के जलसे का भी जिक्र करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं सीधा चलना चाहता हूँ रफ़ीक रजवाना साहब की तरह। रफ़ीक रजवाना साहब, जैसे कि रजवाना साहब आपने वक्फे से पहले सुना भी, आपने अतर काज़मी साहब का भी सुना, और वो सवाल मैं फिर दोहरा देता हूँ। जो इंटरव्यू क्वेश्चंस एक दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब ने और एहसन इकबाल साहब से जब ये पूछा गया, और वहाँ पे और जो सवालात का बैकग्राउंड है वो ये है कि आपको IMF के साथ स्टाफ लेवल एक मीटिंग करनी है दोहा में 18 तारीख को। IMF ये तवक्को करता है कि आप सब्सिडीज़ ख़त्म करके पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफा करके आएंगे, और फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की बातचीत शुरू होगी जो हफ्ता 10 दिन लगा सकती है। लेकिन आपकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि हम इस स्टेज पे पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे, बिकॉज आपके एलाइज जो हैं वो नहीं चाहते। ये वो सूरत हाल है जिस पर जब सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि अब सवाल लोगों के जहनों में है कि अगर तो आपकी हुकूमत की सोच रही है, PMLN लेड गवर्नमेंट की सोच रही है कि हमें 14 महीने हुकूमत करनी है, अगले साल तक करनी है, तो फिर तो आप बड़े बड़े डिसीजन उठा सकते हैं।
क्योंकि उसके फिर आप उसको बर्दाश्त करेंगे, हैंडल करेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी इंतखाबात हो जाने हैं तो आप फिर इस किस्म के मुश्किल स्टेप नहीं उठाएंगे। लेकिन आप वो मुश्किल स्टेप नहीं उठा रहे, और एहसन इकबाल साहब और राना सनाउल्लाह साहब की बातों से यही लगता है कि अब PMLN बजाते खुद गौर कर रही है कि हमें अर्ली इंतखाबात की तरफ चले जाना चाहिए। इस पर आपका क्या है इस्तदलाल? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं किसी इस तरह की फैसला साजी में हिस्सा नहीं हूँ। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। आई एम नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस, नॉट एनी पोर्टफोलियो। नंबर एक। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, ही इज़ द बेस्ट जज ऑफ हिज ओन सेइंग एंड हिज ओन इंटरव्यू। ठीक है जी। एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा वो खुद बता सकते हैं या उन्होंने खुद बताया होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि मैंने मिफ्ता इस्माइल साहब की मुख्तसर सी बात सुनी है कि जो हालात हैं उसके मुताबिक हम पेट्रोल की सब्सिडी जो है वापस नहीं लेना चाह रहे, और मैं आई एम प्रोसीडिंग टू वाशिंगटन, IMF के पास वाशिंगटन जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं मुझे नहीं पता, मुझे अब याद नहीं कौन सा उन्होंने मुल्क की बात की। सर दोहा में 18 तारीख को स्टाफ लेवल मीटिंग बात करूंगा। अच्छा, आई विल ट्राई टू कन्विंस देम। ठीक है ना। ये एक ऐसा केस है, पूरे पाकिस्तान का केस है, किसी एक पार्टी का केस नहीं है। सब्सिडी जो है ये पूरे पाकिस्तान के अवाम की है। ठीक है जी। तो उस पर उन्होंने अपनी नेगोशिएशन करनी है विद दिस प्रिंसिपल इन माइंड, इन द बैक ऑफ देयर माइंड्स, कि जी कि ये सब्सिडी हम वापस लें तो ये अवाम पर एक बोझ होगा। तो इसमें तो कोई ऐसी दूसरी बात है नहीं, बिकॉज डेफिनेटली जो हुकूमत, लेकिन रजवाना साहब, एहसन इकबाल साहब ने और राणा साहब ने बुनियादी तौर पर, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूं कि राना सनाउल्लाह साहब और एहसन इकबाल साहब की पोजीशन ये है कि हम अकेले ये मुश्किल फैसले नहीं उठा सकते, और ये अदम एतमाद की तहरीक और ये पूरा प्लान हम अकेले नहीं लेकर आए। तो हमारे साथ जो सारे पार्टनर्स हैं, और उसमें राना साहब बड़े क्लियर हैं, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी, हाँ, वो ये कह रहे हैं कि अकेले ये ज्यादती होगी कि PMLN ही इस सारे का ब्रंट करे, सारे सिस्टम को इकट्ठा होना पड़ेगा। डॉक्टर साहब देखिए, मैं गुजारिश करता हूं, ये इसमें अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो उनके बयान को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि PMLN जो है ना अकेला फैसला करने के काबिल नहीं है, ना ही उसके पास अकेला फैसले करने का ये इख्तियार है। ये ठीक है, वजीर आजम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, ही इज़ एन एक्सपीरियंस मैन, वो भी अपना एक्सपीरियंस इनपुट सारा दे रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट के पंजाब के बारे में अभी कोई गुफ्तगू हो रही थी, उस पर मैं बहस में नहीं जाना चाहता। बात यह है कि ये तो एक बड़ी असूली बात है कि PMLN अकेले कोई फैसला नहीं कर सकती। इस पे भी दो राय नहीं है कि ये इतना बड़ा फैसला है जिससे इधर वे अगर सब्सिडी खुदा न खासा वापस होती है उसके भी रेपरकशंस है, इकोनॉमिक रेपरकशंस भी हैं, उसके पॉलिटिकल रेपरकशंस भी हैं, उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी है। ठीक है जी। इसी तरह से जब तमाम ये लोग, तमाम जो सरबराहान हैं पार्टियों के या उनके नुमाइंदगान, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो बैठेंगे, उस पर बहस होगी, उस पर डिस्कशन होगी, और उसके बाद एक कलेक्टिव विजडम के तहत जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में होगा वो फैसला किया जाएगा। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और मुश्किल जरूर है, फैसला क्यों नहीं है, इस पे भागने की जरूरत क्या है, इसको अवॉइड करने की इस सवाल को जरूरत ही नहीं है। इतना बड़ा फैसला है, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट के तरफ से सुन रहे हैं, मैं भी बेसिकली आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। IMF की पॉलिसी से मुल्कों पे बहुत अच्छे असर भी पड़ते हैं और मुल्कों पे बहुत बुरे असर भी पड़ते हैं। लैंडिंग एजेंसी है, उनसे पैसे लोग लेते हैं, मुल्क लोग लेते हैं, उन्होंने अपनी शराइत की बातें करनी होती है। अब बात यह है जहां मुल्क की इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, मेरी आखिरी बात कर रहा हूं, मुल्क की इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, लोगों के इश्यूज इन्वॉल्व हो, शुड वी पोलिटिसाइज दोज इश्यूज और शुड वी बी वेरी ऑनेस्ट टू द नेशन इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड एवरीबडी। थैंक यू जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अतर काज़मी साहब की तरफ मैं आता हूं, रफीक साहब मेरे साथ हैं। अतर काज़मी साहब, रफीक, रजवाना साहब तो बेसिकली जो बात करें वो मेरे भी दिल की बात है, आपके भी दिल की बात है कि इश्यूज़ को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के जो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं वो सारी सियासी जमातों के और इस मुल्क उस रियासत के चैलेंजेस हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पीछे भी चूंकि इकनॉमिक चैलेंजेस ही थे 2018 के आगे, और उनको बहुत बुरी तरह से पोलिटिसाइज किया गया। जब उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही थी तो सब सियासी जमातों ने एक सियासी जमात पर इसका मलबा डाल दिया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमें
हमें ये शुरू में बताया गया था कि तवक्को ये थी 19 अप्रैल के बाद से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को और कैबिनेट के लोगों को ये तवक्को थी कि बहुत जल्दी अंदाज़न उनको 10 बिलियन डॉलर जो हैं वो कुछ IMF से मिल जाएंगे, कुछ उनको सऊदी अरब से मिल जाएंगे, कुछ उनको UAE से मिल जाएंगे और उनको फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। अभी हाल ही में वाशिंगटन में एक अहम एहलकार की जो वहाँ पर मीटिंग्स हुई, वहाँ पर भी यही सदा की गई कि हमें IMF की मदद दी जाए, हमें निकाला जाए, इसे कहते हैं फैटफ से। इस हवाले से हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि बातचीत हुई है और अब फॉरेन मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान की तारीख के सबसे इनएक्सपीरियंस फॉरेन मिनिस्टर जनाब बिलावल जरदारी जो हैं वो जा रहे हैं वाशिंगटन। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो सिस्टम है इसको सपोर्ट मिल जाएगी बाहर से? देखिए, अब ये कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, इन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। ये जितनी भी सूरत हाल है, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, ये ओवरनाइट नहीं हुए। ये पहले भी पता था। मिफ्ता इस्माइल साहब इस हवाले से डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, पीपल्स पार्टी वाले भी बात करते थे, इसाक डार साहब लंदन से बैठ के इस हवाले से इंटरव्यूज देते रहते थे और बताते थे कि किस तरीके से डॉलर को नीचे लाया जा सकता है, इकोनॉमी को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। तो ये तो तजर्बाकारों की हुकूमत है, तो इसमें तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि फैसले जल्दी जल्दी किए जाएंगे। माजी के अंदर हमने देखा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने मदद इनको मिल जाएगी अमेरिका के माली निजाम से। देखिए, आप तो बरतानिया से भी बहुत काम करते रहे, क्या मदद मिल जाएगी इंटरनेशनल? जी देख, हो सकता है अभी वो जा रहे हैं बिलावल, ऑब्वियसली वो अपना केस तो पेश करेंगे, लेकिन जिस तरह सऊदी अरब के दौरे से पहले मैं छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूं कि IMF के पास जाने में इमरान खान साहब ने भी देर की और उसका बाद में उन्होंने इतराफ भी किया, जिससे पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ। लेकिन जब ये शहबाज हुकूमत आई और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सऊदी अरब का जिक्र हुआ, UAE का जिक्र हुआ और इस किस्म का तासुर दिया गया कि सऊदी अरब वगैरह तो ये कह रहे हैं कि आप तो अपने खुद आने की क्यों जहमत की, अकाउंट ही किसी का दे देते, हम मनी ट्रांसफर कर देते। ये हालात नहीं है। और अगर बिलावल भी जा रहे हैं अमेरिका, तो वहां पे जाके ये नहीं होगा कि बिल्कुल स्मूथ सेलिंग होगी, उनको मुश्किलात का सामना होगा। लेकिन इमरान खान का जो बयानिया है उसको वो अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वक्त होता तो मैं क्या वैसे आपका इस पे क्या रद्द अमल इस पूरी सूरत हाल पे? जी, मेरा बड़ा इस पे सिंपल सा रद्द अमल है जी। एक बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है और वो ये है कि ये PDM और ये माजी की अपोजिशन जो अब सो कॉल्ड इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, इन्होंने एक हदफ तो बना लिया था और वो किसी और का एजेंडा था। मेरे इमरान खान को हटाना, इमरान खान को हटाना और किसी और का एजेंडा था। मेरी तरह सियासी कारकुन भी उनकी समझ जो है बेहतर, उनको भी ये सूट करता था। इसीलिए मैं भी हैरत में हूँ कि भाई मुद्दत पूरी हो जाती, हम अगर इतने बुरे थे तो वोटर हमसे इंतकाम ले लेते। ये जब उन्होंने इस चीज़ का हिस्सा बने, इनके पास बिल्कुल इस हदफ को पूरा करने के बाद कोई तैयारी नहीं थी, कोई क्लू नहीं था। और ये इस तरह लंदन जिस तरह गए 10 बंदे, इनको उम्मीद थी कि इनको कहीं से पैसे मिलेंगे, वो मिल नहीं। वो उम्मीद होना या ना होना, इनको कोई इनकी तैयारी, कोई होमवर्क, कोई क्लू नहीं था। लंदन में मुकीम मियां नवाज शरीफ तिल मिलाए हुए हैं बकौल नुसरत जावेद साहब के, और अपने छोटे भाई को ये कहते हैं ना 2 टकियां की नौकरी जो है इससे जान छुड़ाने की अब तरगीब कर रहे हैं। अब वो मियां शहबाज नहीं, आपका मतलब ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे तो नवाज शरीफ साहब की ब्लेसिंग नहीं थी? ये कैसे हो सकता? नहीं, मैंने कहा ना उनको अंदाजा नहीं था। मैं वही ना होमवर्क ना होने की ये दलील है कि कोई और ये मैंने जिस तरह कहा ना, ये लंदन जाके गाइडेंस लेना भी इस चीज़ ही की और अब आके यहाँ पे कहना कि जी हम ये आपस में मुत्तफिका फैसले करेंगे, ये वो, इन्होंने कोई इनके पास प्लान नहीं था, कोई इनको अंदाज़ा या तरीक़ेकार का नहीं पता था। वो तो एक अलग बात है कि उम्मीद करना क्या हो जाएगा। एक प्लान होता है जी कि हम इस तरह से संभालेंगे, ये कीमतें बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। इस वक्त अब इनके पास यही चॉइस है, लिटरली अब ये चॉइस रहेगी कि इलेक्शन कॉल करें या ये कीमतें बढ़ाएं, और ये नजर आ रहा है इनकी बात। टैक्सेस भी बढ़ाने पड़ेंगे, कोई टैक्सेस भी बढ़ाने पड़ेंगे। और देखिए एहसन इकबाल साहब जिस तरह आप उनका नाम ले रहे थे, और मरियम नवाज साहिबा जिस तरह से हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं, ये तो कह रहे हैं बरमला कि इलेक्शन के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन ये आपस में भी इनकी वो चल रही है अंदर इंटरनल डिसोनेंस, जैसे एक अंदर की फॉल्ट लाइन भी है PMLN की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद रफीक रिजवाना साहब की तरफ बढ़ते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधे चलता हूँ रफीक रिजवाना साहब की तरफ। रफीक साहब, चंद मिनट है मेरे पास इस डिस्कशन को वाइंड अप करने के लिए। जो इशू हम देख रहे हैं, जो PMLN के और लीडरान देख रहे हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड आपकी अपनी पार्टी के PMLN के जो लोग इकनॉमिक सेंस रखते हैं, जिनके मामला तो बड़ी गहरी नज़र है, वो इसलिए परेशान है। वो कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो $10 बिलियन के करीब हैं, $10.3 बिलियन है, जिसमें सऊदी अरब के, चीन के और UAE के पैसे भी तकरीबन $7 बिलियन या उससे ज़्यादा है। यूँ जो नेट रिज़र्व है इस वक्त पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का,
स्टेट बैंक का, उसमें इतने पैसे हैं कि बमुश्किल 1 महीने की इंपोर्ट्स जो हैं वो लाई जा सकें। एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, इस क्राइसिस का हल निकालना है, और जो हल के लिए एक्सपेक्टेड था 1 महीना गुजर चुका है, कोई हल आप निकाल नहीं सके। इसलिए वो लोग ये समझते हैं, और यही वो बैकग्राउंड है जिसमें राना सनाउल्लाह साहब की और एहसन इकबाल की स्टेटमेंट्स हमने कल देखी हैं, जिसकी वजह से एक तासुर है कि अब इंतखाबात की तरफ जाना, असेंबलियाँ तोड़ने, एक इंटरिम के टेक्नोक्रेटिक सेटअप के अलावा कोई चारा रहा नहीं। इस पर सर आपका क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। देखिए, बात यह है कि इस पर फिक्रमंद होने की वाकई ज़रूरत है बतौर पाकिस्तानी के, एंड हैविंग अ लिटिल बिट नॉलेज ऑफ द इकोनॉमी एंड द फॉरेन रिजर्व्स एंड ऑल दैट। ठीक है, हमारा इंपोर्ट बिल ज़्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग कम है। पाकिस्तान में जब भी हम फॉरेन रिजर्व की बात करते हैं तो जितनी रेमिटेंसेज हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरमाया है, उनके पैसे भी आते हैं, तो उनको भी हम अपने ज़र मुबादला के ज़खायर में काउंट करते हैं। मेरे ख्याल में जो ज़र मुबादला की जो रिजर्व्स को काउंट करना है, सबसे बड़ा बेसिस है एक्सपोर्ट अर्निंग। एक्सपोर्ट से हम जो कमाते हैं डॉलर्स में, वो हमारा ज़्यादा बेसिस होता है। चलो, उनकी मेहरबानी है, वो अपनी मेहनत की कमाई पाकिस्तान में भेजते हैं अपने अजीज़ व अकारिब को, जिससे फॉरेन रिजर्व जो है फॉरेन एक्सचेंज का वो बढ़ता है। अब इसमें कोई खुश होने की या कोई झूठी तसल्ली देने की बात तो है नहीं। कौम को जब तक हकायक नहीं बताए जाएंगे तो कौम को ये पता कैसे चलेगा कि ये हकायक क्या है और पाकिस्तान इस वक्त किस मोड़ पे खड़ा है। अच्छा, फिर एक सवाल है जिसको पॉलिटिक्स की तरफ मत ले जाएं, जिसको किसी सियासी पार्टी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट मत ले जाएं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि इंडिपेंडेंट तबसरा हो ताकि एक दूसरे की बात सुन के हम कुछ हासिल कर सकें, ना कि तनकीद बराए तनकीद करते रहें और आवाम को इंतशार का शिकार करें। मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में अदम एतमाद जैसे हुआ उसके फौरन अगेंस्ट मच कैन बी सेड फ्रॉम ईदर साइड। खान साहब को अपनी जमात के मेंबरान समेत पार्लियामेंट में बैठना चाहिए था। पार्लियामेंट में अपोजिशन का मौसर तरीके से रोल अदा करते। अब देखें, इसकी कंपैरेटिव स्टडी कर लें कि अवाम के पास जाके अवाम के पास तकारीर करके उनका राइट है, पॉलिटिकल लीडर हैं, वो लोगों में जा रहे हैं, उसकी बजाय अगर बेहतर नहीं था कि पार्लियामेंट में बैठ के अपना ये रोल पॉजिटिवली अदा करते और हुकूमत की खबर लेते। नुमाइंदे हैं, लोगों से वोट देकर आए हैं, क्या उन लोगों ने जिनसे MNA हजरात वोट लेकर आए उनको उन्होंने कहा है कि आप इस्तीफे दे दें? तो मेरे में ख्याल ये था कि अभी भी इस्तीफे जो हैं जो स्पीकर साहब के पास पड़े हैं, वो कहते हैं मैं बुलाऊंगा, फर्दन पूछूंगा, जो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रिक्वायरमेंट भी है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा, उससे क्या मसाइल का हल निकल आता? अगर इमरान खान असेंबली में बैठे रहते तो क्या आप फिर माशी मसाइल का हल निकाल? देखिए, बात सुने, नहीं, इकोनॉमिक चैलेंज गुजारिश ये है कि लोगों को ये बात समझाई जानी चाहिए कि माशी मसाइल का हल इस तरह से नहीं होता कि आप 4 महीने में माशी मसाइल का हल मांगे, जबकि शौकत तरीन साहब ने खुद पिछले दिनों में जो उन्होंने बयान दिया था कि मैंने हुकूमत में आके देखा कि यहाँ को वर्किंग नहीं थी या प्लानिंग नहीं थी। उसका मैं लेने दीजिए सेनेटर वलीद इकबाल साहब का। ठीक है, वो कहते हैं जी कि अगर आप लोग असेंबलियों में बैठे रहते, मैं वैसे कन्विंस नहीं इस बात से, लेकिन असेंबलियों में बैठे रहते तो शायद इतने बुरे हालात ना होते। क्विकली मेरा व्यू है जी, मेरा व्यू है ऐसे बुरे हालात ना होते। बुरे हालात जी बिल्कुल इनका व्यू ज़रूर है। और बिल्कुल कई लोगों ने कहा है कि जी स्ट्रीट पे भी एजिटेशन रखते और असेंबली में भी रखते, 2 थिएटर्स रखते। इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि नहीं, एक ही थिएटर होगा और वो पब्लिक होगी, और उसकी वजह भी उन्होंने बयान कर दी उसी दिन कि जी जिसको कायदे ऐवान बनाने जा रहे हैं, सुबह के वक्त उस पर फर्ज जुर्म आयद होना है और दोपहर को वो हल्फ ले रहा होगा। और बाकी फिर उसके बाद काबीना जिस तरह से आई, वो उसी की पेशीनगोई ठीक निकली कि 60% लोग तो बेल पे बाहर हैं। तो वो तो समझते थे कि तौहीन है इसकी, ये अपना उनकी और हमारी अपनी सोच और हमारा वोट बैंक जो है जी, वो कभी हमें माफ ना करता अगर हम इस असेंबली में बैठे रहते। और ये बिल्कुल ठीक फैसला है। आफिर काज़मी साहब, होगा क्या? जो लास्ट जजमेंट 1.5 मिनट है, क्या आपको होता है, क्या लग रहा है आपको? लॉन्ग मार्च से पहले कोई फैसला होगा, लॉन्ग मार्च होगी कि फिर कुछ होगा, क्या आपको लग रहा है?
देखिए, इमरान खान साहब तो एक निकाले एजेंडे पे चल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शंस की डेट का अनाउंस करें, फिर मैं आपसे बात भी कर लूंगा और बगैर ईवीएम के भी हम इंतखाबात में जाने के लिए तैयार हैं। अब जिस तरीके से ये हुकूमत फैसले नहीं कर पा रही और स्पेशली गुज़िश्ता रोज भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं किया, तो लगता है ऐसे है कि वो थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे हैं और खास तौर पर नून लीग के अंदर ये सोच दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है कि हमें इंतखाबात की तरफ जाना है, क्योंकि जरदारी साहब का एक लिमिटेड और एक महदूद सा उनका एक वोट बैंक है सिंध के अंदर, वो उन्होंने सिक्योर किया हुआ है। नुकसान हो रहा है नून लीग को और दीगर इत्तेहादियों को। यही वजह है कि मौलाना भी आपको कहीं पे नजर नहीं आते, वो बिल्कुल पीछे चलेंगे। जो वजारतें हैं महंगाई करने वाली, वो मिफ्ता महंगाई करेंगे। शाजिया मरी गरीबों में पैसे बांटेंगी, वो कहेंगे पीपल्स पार्टी का तो सिर्फ स्पीकर था, वो तो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। तो यह इस वजह से मुझे लगता है कि चीजें इंतखाबात की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन अगेन, जिन्होंने इनको इकट्ठा किया है, क्या वो इनको इंतखाबात की तरफ जाने देंगे? क्या उनका भी यही एजेंडा है जो इनका एजेंडा है? ये एक बड़ा सवाल है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारा वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। सवाल, मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सेनेटर वलीद का भी, अतर काज़मी साहब का भी, रफ़ी रजानत साहब का भी। लेकिन अतर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठा दिया कि ज़ाहिर है ये जो मोटले क्राउड है, ये जो मिक्स अचार है, इसे तो किसी ने इकट्ठा किया था, और जिस ताकत ने या फोर्स ने अंदर या बाहर से इन्हें इकट्ठा किया था, क्या वो ताकत या फोर्स अब ज़हनी तौर पर तैयार हो गई है कि आम एक साफ शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में होने चाहिए, या वहाँ अभी भी कोई एम्बिग्यूटी, कन्फ्यूजन या अभाम जो है वो पाया जाता है? इसका हमें अगले चंद दिनों में पता चलेगा। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।